ये तो डिपेंड और करेगा सर कोई प्रोफाइल टू प्रोफाइल। बिजनेस। जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाओगे आपके फीचर्स ओपन होते रहेंगे, आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी फॉर क्रिएटिंग एडवर्ट एड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर और पेज, इन सब चीज़ के लिए। सही है सर। और सर जो अगर हमने मान लो कोई बिजनेस प्रोफाइल बना लिया, हम्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, हम्म तो उसके साथ वो क्लाइंट के साथ हमने सपोज काम हमारा उनके साथ खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। हम्म अब उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है और मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म तो उसका लेकिन प्रोफाइल हमारे पास, बिजनेस प्रोफाइल हमने हमारे अकाउंट में ही बनाया था। तो हम्म वो उसको डिलीट कर सकते हैं हम? मतलब वो मुझे कहीं पे कुछ मिला नहीं डिलीट करने के लिए। डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने से अच्छा है आप वो उसका एक्सेस जिस क्लाइंट के लिए आपने बनाया था उसको दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आपने पैसे लिए थे क्योंकि बनाने के लिए, तो उसके पास चीज़ें रहेंगी तो वो उनको आगे यूज़ कर पाएगा। ये पूरी बेसिक वाली हम्म, चीज़ है ना, मेरी यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी है उनमें सब कवर है, आप एक बार उनको गो थ्रू करना। आज अब चलिए बढ़िया। टॉपिक पे आते हैं बढ़िया अपने है सर, बढ़िया। ई कॉमर्स वाले पे, थोड़ा सा आप उसे समझो, बड़ा मज़ा आएगा समझने में कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्या होता है। मैं आपको कुछ पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूँ डॉक की। कोशिश करेंगे थोड़ा सा फेसबुक पे भी चलें। देखिए ई कॉमर्स ये एक फॉर्मेट है, ये बेसिकली वो फॉर्मेट है जो मैं आपको एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी भी क्लाइंट के लिए प्लानिंग बनानी है, सपोज़ आपकी किसी ई कॉमर्स क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई, उसने आपको बोला कि मेरा 10,000 का, 20,000 का या 50,000 रुपये महीने का बजट है, उसके हिसाब से मुझे एक प्लानिंग बना के दो। तो उसका एक तरीके से आप फॉर्मेट मान लो कि ये है। अगर हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान फॉर एक्स वाई जी, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। टेक्निकल इंटीग्रेशन में आप उनसे क्या क्या एक्सेस लेने वाले हो, ऑफकोर्स उनके अकाउंट का, एड अकाउंट का, सारी चीज़ों का, वेबसाइट का, टूल्स का जिनसे आप ट्रैकिंग कर पाओगे, इन सब चीज़ों का। अब अगर हम आ जाएं मेन हमारे टॉपिक पे, बजट एंड सेटअप कॉस्ट पे, मीडिया प्लान पे और सारी चीज़ों पे, पहले इसको गो थ्रू करेंगे, फिर कुछ और चीज़ें, फिर थोड़ी सी बातें, ठीक है ना। अब देखो बजट एंड सेटअप कॉस्ट, सपोज़ मैं मान रहा हूँ आप यहाँ पे उनका बजट मान लो 1 लाख रुपए का है महीने का। अब आप उसके लिए मीडिया प्लान बनाओगे सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, जिसमें आप क्या करोगे, आपका जो मेन काम है वो है ऑडियंस सेगमेंटेशन। कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है अपने कुर्ती सीलिंग का बिज़नेस लेके, या साड़ी बेचने का बिज़नेस लेके, या कपड़ा बेचने का बिज़नेस लेके, तो उसके लिए आप क्या ऐसे क्या प्लानिंग बनाओगे। पहले तो सबसे पहले ऑडियंस ढूंढोगे। तो ये मेरा एक क्लाइंट था, इसका आई थिंक जो वुमेंस गाउन्स जो होते हैं, जो मैक्सीज और गाउन्स होते हैं, उसका बिजनेस था। तो ये उसी के लिए मैंने बनाया था। नाम मैंने हटा दिया है, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है जो मैंने उसको शेयर करी थी। अब देखो गाउन्स वगैरह जो पहनना है, आप सीधी सी चीज़ समझो कि जो 20, 22, 23, 24 इस एज की जो वुमेन गर्ल्स होती हैं, वो तो गाउन्स नहीं पहनती हैं। इवन वो घर में स्टे करें या कोई, तो पहले आप क्या देखोगे, ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस में हमने क्या क्या करा, एक बनाई पहले तो प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस ऑफ कोर्स जो एंड यूज़र है, जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला है। प्राइमरी ऑडियंस तो हमारी वही हो गई, वुमेन हो गई। और एज जो हमने सेलेक्ट करनी थी वो एक ऑन एन एवरेज आइडिया लेके कि ये वाली एज तक ले ली, 25 to 55। अब इसमें एक ऑप्शन कुछ और डाल दिया, हाई एंड मिड वैल्यू फैशन,
जो इस तरीके की चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन शॉपिंग मोस्टली वो लोग ही कर रहे हैं जिनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है। बेसिक तो देखो जो नॉर्मल चीज़ें बाय कर रहे हैं उसके लिए तो ऑफलाइन मार्केट ही प्रेफर है। अभी भी ऑनलाइन इतना, हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो हमको लग रहा है कि इतना पॉपुलर है, बट इवेंचुअली इतना नहीं है ये अभी। लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन से कपड़े मंगाओगे तो फटे हुए कपड़े आते हैं, ढीले आते हैं, क्वालिटी का इशू होता है, फिटिंग का इशू होता है, काफ़ी कलर का बहुत फ़र्क आ जाता है। कभी कभी तो जो हम मंगाते हैं वो आते ही नहीं है, पार्सल में ईंट पत्थर रख के आ जाते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे रूमर्स हैं जो मार्केट में हैं, और इन पे अभी एक हाई लेवल ऑफ ऑडियंस है, हाई नंबर ऑफ ऑडियंस है जो इन पे बिलीव कर रही है। और इन अभी ऑनलाइन बाइंग उनके लिए उतनी मतलब कन्वीनियंस नहीं है। अब आप यहाँ पे आओगे, अगर मानो सेकेंडरी ऑडियंस आपने एक चुन ली, वो चुन लिए मैन। अब मेंस यहाँ पे क्या कौन से मेंस हो गए जो बेसिकली हस्बैंड्स हैं। तो ऑफकोर्स अगर उनको अपनी वाइफ्स के लिए शॉपिंग करनी है तो हमारी एक सेकेंडरी ऑडियंस हो गई ये। अभी इतना डीप नहीं चलते हैं कि क्या ऑडियंस, आप एक बेसिक बेसिक चीज़ें समझो कि मीडिया प्लान में पहले तो अपने अपनी आपकी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब आ गए आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप कस्टमर का जो माइंडसेट से आपको खेलना पड़ेगा ना, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो आप खुद हो, अगर आप के सामने आज की डेट में कोई एकदम से कोई नया ऐड आ जाए, मानो आप जूते पहनते हो नाइकी के, है ना, और एकदम से आपके सामने कोई ऐड आए कि ये कोई फ्लूटो करके कोई कंपनी आ गई मान लो, उसका जूता है, ऑफकोर्स क्वालिटी उसकी नाइकी के बराबर होगी मान लो, और प्राइस रेंज भी सेम होगी। बट सिंस उसका ना क्या है कि फर्स्ट टाइम आपके पास ऐड आया है सामने, और सीधे वो ऑफ़र दे रहा है सेल के लिए आपसे, मतलब कॉल टू एक्शन दे रहा है, वेबसाइट भी है, सब कुछ है, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि यार ये ब्रांड जो है इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, इसकी क्या स्टोरी है मैंने कभी देखी नहीं है, कितना पुराना ब्रांड है मुझे पता ही नहीं है, कितनी सेल हो चुकी है, किस तरीके के लोग इसे परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू की वजह से शायद आप उसे नहीं खरीदोगे। और ऐसा 100 में से 95 लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। 5% या बल्कि और 2% लोग वो होंगे जो जिनका नेचर ऐसा है कि चल नया एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का जो फीडबैक होगा वो यही कि इस ब्रांड को मैं जानते नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है टोफू मोफू बोफू वाली। टोफू मोफू बोफू से तो आप सब अवेयर हो गए। कोई है जो इस वाले कॉन्सेप्ट से अभी अवेयर नहीं है? है कोई? टोफू मोफू बोफू वाले कॉन्सेप्ट से कोई ऐसा है जो अवेयर नहीं है? चलो मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ बेसिकली क्या है ये। कौन कौन है अभी ग्रुप में? आई थिंक सब लेफ्ट कर गए। चलो तो देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आएगा ब्रांड अवेयरनेस, जो कि आता है टोफू में। टोफू क्या हो गया? आप ये मान लो कि टॉप ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल क्या होता है? अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को, नए लोगों को आप क्या कर रहे हो, अभी सिर्फ पहुंच रहे हो, अपना एक ऐड दिखा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बोल रहे हो कि ख़रीदो। वहाँ पे आप सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं ब्रांड स्टोरी दिखा रहे हो, अपना मिशन एंड विज़न दिखा रहे हो, आपकी क्या सेगमेंट्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं, वो शो कर रहे हो, कितने पॉपुलर हो आप वो शो कर रहे हो, काफ़ी सारे पीआर्स छपवाए हुए हैं आपने अपने लिए, वो लोगों तक दिखा रहे हो। तो शुरू का जो आपका जो कंटेंट होगा, जो कैंपेन टाइप होगा किसी भी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, वो ये होगा कि लोग ना मेरे को एटलीस्ट बस जाने अभी कि मैं कोई ब्रांड हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ मार्केट में, भले ही मैं नया आया हूँ, बट आई एम द वन जो मे बी आगे कुछ फोड़ने वाला हूँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। तो अब उसमें आपकी जो टॉप ऑफ द फनल वाली जो ऑडियंस होगी वो एकदम फ्रेश होगी।
आप चाहो तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर लोगे, नहीं चाहो तो नहीं करोगे। 2024 में अभी मोस्टली ब्रॉड ऑडियंस काम कर रही है, तो आई वुड से कि आप ब्रॉड पे जाओ। आपका जो कंटेंट टाइप होना चाहिए वो ब्रांड अवेयरनेस का होगा, और कैसा कंटेंट होगा वो अभी इस कॉल जब मैं इस पीडीएफ को करूँगा वो भी आपको बताऊँगा कि कैसे, कि मेजर बेसिकली बाय रीच और इंगेजमेंट। जो भी आपका ब्रांड अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट कैंपेन होंगे उसमें आपका जो मेन कंसर्न होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो और इंगेज करो, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आप कन्वर्जन लाओ, और कन्वर्जन ऐड चलाओ, सेल लाओ, जो कि आपकी ऑफकोर्स आरओएस और क्या बजट आपका स्पेंड हो रहा है उस पर डिपेंड करेंगे कि कितना सक्सेस है कि नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको बात करूँ कंटेंट कैलेंडर की, जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली क्या हो गया, टॉप ऑफ द फनल हो गया। अब इसमें आपके, सपोज़ आप कोई भी नई ब्रांड हो तो आपके जो कंटेंट का कैलेंडर होना चाहिए, कंटेंट का टाइप होना चाहिए कि किस तरीके का कंटेंट आपको एक नई नई ऑडियंस को डिलीवर करना चाहिए। तो वो आप कुछ इस तरीके से देख लो। आप क्या करोगे, कुछ क्राउजल एड्स बना लिए जिसमें आप अपने जो भी एसक्यूज़ हैं, आप ई कॉमर्स बिजनेस वाले हो, आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, या लेडीज़ गारमेंट्स है, या मेंस गारमेंट्स है, या फुटवेयर है, या एसेसरीज़ है, ऑफकोर्स आपके काफ़ी सारे एसक्यूज़ हैं। तो अभी आप क्या करोगे, सारे के सारे एसक्यूज़ उनको दिखा रहे हो इन फॉर्म ऑफ क्राउजल एड्स, या इन फॉर्म ऑफ रील्स एड भी दिखा सकते हो, जहाँ पे आप कुछ इन्फ्लुएंसर से, कुछ मॉडल से शूट करा लिया, और सिर्फ सिर्फ आप उसको दिखा रहे हो कि ये मेरा कलेक्शन है। शॉर्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगेजिंग वीडियो ऑफ वुमेंस वेयरिंग गाउन, जैसे ये स्पेशली मेरा जो क्लाइंट था वो वुमेंस गाउन्स का था। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो उनको पहन रही हैं, उनको पहन के दिखा रही हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि गाउन्स घर में पहनने हैं, तो एक मेन जो थीम होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पूरे दिन अब किसी को घर में गाउन पहनना है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उसको घर के जो काम होते हैं वो करते दिखा सकते हो पहन के। क्योंकि मेन तो कंसर्न किसी का बाय करने से पहले ये हो ना कि क्या ये इतना कंफर्टेबल है कि मेरे को जो घर के काम करने हैं डेली के, मैं वो कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने वो डेली के जो डोमेस्टिक चेयर्स होते हैं वो सारे करते हुए दिखा दिए, इस तरीके का कंटेंट दिखा दिया, प्रोडक्ट शोकेस कर दिए आपके विद प्राइसिंग के क्या क्या है। कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो वो बोफो के लिए रख सकते हो जो बॉटम ऑफ द फनल का काम आएगा, या मोफो के लिए रख सकते हो जो मिडल ऑफ द फनल कहलाता है, उसके लिए कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं इसमें कुछ चीज़ें और चलो ऐड ऑन कर देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, ब्रांड अवेयरनेस जो आपके कैंपेन होंगे एज अ न्यू ब्रांड, आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्या है कि आप पहले तो प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हो। सेकंड चीज़ क्या हो गई, आप अपना मिशन एंड विज़न बता रहे हो, बेसिकली ब्रांड स्टोरी। आप अपनी यूएसपी बता रहे हो कि क्या आपकी यूएसपी है, कैसे आप अदर ब्रांड से अलग हो। मेकिंग प्रोसेस बता सकते हो कि आपके कपड़े या जूते या जो भी प्रोडक्ट है कैसे बन रहा है, कुछ बैक एंड प्रोसेस जो बेसिकली हो गया, उससे लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है कि किस तरीके का, अच्छा ये ब्रांड ओरिजिनल है, ट्रस्टवर्दी है, ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ला के बेच रहा है, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेस भी दिखा रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑडियंस आपसे इंगेज हो रही है। अब आपने क्या करा, प्रोडक्ट दिखा दी। देखो, नई ब्रांड हो तो प्रोडक्ट दिखाना सबसे पहले ज़रूरी है। मिशन एंड विज़न बता दिया अपना कि आप बेसिकली मार्केट में क्यों उतरे हो, क्या चीज़ लेके आए हो, क्या आप डिलीवर करने वाले हो, क्या आपका मिशन एंड विज़न है। आपकी ब्रांड स्टोरी बता दी, कैसे आपको ये आइडिया आया, इस तरीके का कंटेंट शेयर कर दिया ताकि आपको लोगों के बारे में, मतलब लोगों को आपके बारे में पता पड़े। आपकी यूएसपी बता दी। एक ब्रांड था, किसी को अगर नाम ध्यान हो, मुझे भी पूरा नाम ध्यान आ रहा है, जिसका कुछ कमिटमेंट था कि 4 वीक या 7 वीक नो वॉश जीन्स आती थी। किसी ने इस ब्रांड के बारे में सुना है? सुना है किसी ने इस ब्रांड के बारे में, जिसको हमारे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी भी शार्क वेयर करते हैं? तो शार्क उसकी उस शार्क टैंक में आया था सर, ये टी हाँ शर्ट जी, वाला हाँ जी, कंसेप्ट था। हाँ जी। तो उसकी यूएसपी बेसिकली यही है, वो एक मार्केट में नई चीज़ लेके आया कि मेरी जीन्स आप 4 हफ्ते भी पहन लोगे, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गंदी नहीं होती है, डस्ट वगैरह कम एब्जॉर्ब करती है।
तो ये उसकी यूएसपी हो गई। तो अगर आपके पास ऐसी कोई यूएसपी है तो आप वो शेयर कर सकते हो। आप अपने ब्रांड के कुछ पीआरस वगैरह हैं अगर कराए हैं तो आप वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इस तरीके का कंटेंट बेसिकली ऑल थॉट आपको ये मानो कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा कि वो ना मतलब सेल्स ओरिएंटेड ना हो। बस ये है कि लोग आपके बारे में जानें पहले, सबसे पहले, तब वो फिर फर्दर कहीं ना कहीं आपसे ट्रस्ट कर पाएंगे। आप ये मानो, अब आपने शुरू में अगर 10 दिन काम ये वाला कर लिया थोड़ा सा, ऑफ कोर्स शुरू में ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, बट आप पहले के आपके जो 2 हफ्ते हों वो इन चीज़ों पे फोकस होने चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो। अब आ गए आप तीसरे और चौथे हफ्ते में। यहाँ पे आप क्या करोगे, लोगों से इंगेज करोगे और सेल वाले ऐड चलाओगे। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपके कुछ अगर टेस्टिमोनियल्स हैं वो दिखा सकते हो, हैप्पी कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। डजेंट मैटर क्या प्रोडक्ट है, किसी के भी बारे में कर सकते हो। क्राउजल ऐड सेम चला दोगे जिसमें आप अपने प्रोडक्ट स्टाइल कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि विद सम ऑफर्स, क्योंकि स्टाइल्स तो वो पहले भी देख चुका है, उसको थोड़ा सा याद भी है आपके ब्रांड के बारे में। वो इतने सारे अलग अलग तरीके के ऐड देख के थोड़ा सा वो जान भी चुका है। अब उसको ज़रूरी है क्या कि सेम प्रोडक्ट अगर उसके सामने आ रहा है तो उसको ऑफ़र के साथ आए। पहले ये 1000 रुपये का प्रोडक्ट देखा होगा उसने यहाँ पे, अब यहाँ पे वो देख रहा है तो शायद 20% डिस्काउंट से दिख रहा है तो 800 रुपये का दिख रहा है। कन्वर्जन कंटेंट प्लानिंग के देखो, वन टाइम ऑफर हो गया, हाईलाइट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हो गए, प्रोडक्ट शोकेस कर दिए विद प्राइसिंग या ऑफर, और कस्टमर के फीडबैक दे दिए। जो बेसिकली सेल्स कैंपेन में आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अब बाकी जो डिपेंड करेगा वो वेरी करेगा पर्टिकुलर निश पे कि आपकी क्या निश है। अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कुछ क्रेविंग वाली कुछ रेसिपीज़ वगैरह उनको दिखा सकते हो, वो आप यूज़ करोगे। मैं कहूँगा मिडिल ऑफ द फनल में, क्योंकि वहाँ पे लोग इंगेज होंगे। पहले आपके, सपोज़ आपका कोई फूड का ही बिजनेस है तो आप क्या करोगे, पहले उसके बारे में सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कर ली। फिर जब मिडिल ऑफ द फनल वाली बात आई तब आपने क्या करा, रेसिपीज़ दिखा दी, तो वहाँ लोगों उससे इंगेज करेंगे कि हाँ ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, मैं तो लेकिन इसे ऐसे बनाता था, ये नई चीज़ रेसिपी मुझे पता पड़ी, अब मैं इसे ऐसे बताऊँगा। फिर जब थर्ड स्टेज आएगी फाइनल, बॉटम ऑफ द फनल वाली, तब आप कुछ फाइनल ऑफर वगैरह के साथ उसको सेल्स के लिए अप्रोच कर सकते हो। देखो एक 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 स्क्रीनशॉट मुझे, एक स्क्रीनशॉट नहीं, एक वो मुझे शेयर करने दो और डॉक फाइल देखो, उसमें थोड़ा सा और ब्रीफली चीज़ें हैं। स्टॉप प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडो, प्लानिंग फॉर्मेट, शेयरिंग, फाइल बदली, बदली फाइल, स्क्रीन चेंज हुई। हाँ जी सर। चलिए, अब देखो ये ना आपको बजटिंग एंड कंटेंट वाली स्क्रीन दिख रही होगी ना। हाँ जी। चलिए, देखो अब आप ये मानो कि आप इसमें ना बजटिंग करना कैसे सीखोगे। एक फॉर्मेट सा मान लो, आपको अगर क्लाइंट जितने भी रुपए दे रहा है, आपका जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट जितने भी देगा मैं 10% उसमें से जो टोफू में खर्च करूँगा, जो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस वगैरह जो कंटेंट होता है वो 70% मैं खर्च करूँगा मोफू में। यहाँ पे मैं यूजीसी कंटेंट एंड क्रिएटिव विद हुक प्रेजेंट करूँगा। ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे जो कैंपेन चलेंगे वो सेल्स वाले भी चलेंगे, सेल्स वाले ही चलेंगे, और बोफो में जो चलेंगे वो सारे रीटारगेट कैंपेन चलेंगे। 20% मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है सर। अब कैसे करोगे, अब आप ये देख लो थोड़ा सा आइडिया। कैंपेन प्लानिंग अगर हम टोफू से लेके चलते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसको समझो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल रन ब्रांड अवेयरनेस ट्रैफिक कैंपेन और न्यू ऑडियंस। अब यहाँ पे ऑडियंस जो होगी वो एकदम नई होगी,
while the content will be video to showcase collection, जैसे न्यू कलेक्शन हो गया, मानसून कलेक्शन हो गया, ये मान लो चलो मानसून आ रहा है अभी, तो अब हमारे बेस्ट सेलर दिखा दिए या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी दिखा दी, और जो चीज़ मैंने पीछे मेंशन करी थी कि अपना ब्रांड मिशन विज़न यूएसपी पीआरस, जो चीज़ें मतलब आपकी अथॉरिटी बिल्ड करें, वो चीज़ें आप ब्रांड अवेयरनेस में दिखाओगे, टॉप ऑफ द फनल में दिखाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो, मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, टॉप ऑफ द फनल में जो कैंपेन चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलेंगे, ठीक है सर। अब आ गई मोफो की बारी, मतलब ये हमने एक स्टेज पूरी कर ली, और एक एक मिनिमल से बजट से पूरे महीने चलते ही रहेंगे टॉप ऑफ द फनल वाले बजट कैंपेन। तो सेकंड स्टेज आ गई क्या, मोफो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम रन करेंगे सेल्स कैंपेन ऑन मल्टीपल ऑडियंस इंक्लूडिंग, जैसे अब आपके पास यहाँ पे ऑडियंस के ऑप्शन थोड़े से खुल जाएंगे। एक तो क्या, नई टारगेट ऑडियंस पे आप चलाइए लोगे, कस्टम ऑडियंस अगर आपके पास कुछ है, मे बी कुछ डेटा आप कहीं से फैच करके लाए हो, या आपके कुछ एग्जिस्ट कस्टमर हैं तो उनकी अगर कुछ कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हो, या फिर आपने जो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे उसमें काफ़ी सारे लोग आपके पेज पे आए होंगे, किसी कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पे गए होंगे, कुछ लोगों ने उसमें ऐड टू कार्ट भी करा होगा, तो उन लोगों की एक कस्टम ऑडियंस बना ली। कस्टम ऑडियंस बेसिकली आप क्या कर सकते हो, देखो एग्जिस्ट कस्टमर लिस्ट और बॉट डाटा और वेबसाइट विजिटर्स। कस्टम ऑडियंस 3 तरीके की हो गई। अब आपके पास लोकलाइक ऑडियंस का ऑप्शन आ गया। इसमें बेसिकली सेम लोकलाइक ऑडियंस क्या करोगे आप, अगर आपके पास कुछ कस्टम ऑडियंस है अगर, तो उसकी आप लोकलाइक ऑडियंस बना लोगे, और वेबसाइट विजिटर में आपके पास अगर कोई ऐड टू कार्ट वगैरह वाले लोग हैं तो उनकी क्या ही ऐड टू कार्ट अभी एल बनाओगे। वेबसाइट विजिटर्स को तो रीटारगेट कर सकते हो एज अ कस्टम ऑडियंस यूज़ करके, ठीक है सर। अब ये जो मैंने मेंशन करा है कि लोकलाइक ऑडियंस एंड वेबसाइट विजिटर फ्रॉम ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रैफिक कैंपेन सेम, बट इसको आप यहाँ पे लाओगे, ये वाली ऑडियंस आपकी आएगी कहाँ, यहाँ कस्टम ऑडियंस में बन के आएगी। अब यहाँ पे कंटेंट क्या हो सकता है हमारा, देखो मेन यूजीसी कंटेंट तो आजकल टॉप नॉच आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ या खुद अगर आप कैमरा शाइनियों चीज़ें कर सकते हो ऐसी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी वीडियो बनाना है और उसको ऐड पे चला देना है, वो आपकी इजीली कन्वर्ट होगी, क्रिएटिव से ज़्यादा कन्वर्ट होगी। क्रिएटिव तो आपके बॉटम ऑफ द फनल में काम आएंगे सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर चाहो तो यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, चाहो तो वैसे क्या आपको करनी चाहिए टेस्टिंग, क्रिएटिव बना लो और यूजीसी कंटेंट बना लो, दोनों में टेस्टिंग कर लो, जिसमें आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ। बट यूजीसी कंटेंट तो आपका हमेशा चलेगा, ये तो आई कैन बैट के ये आपका कभी फेल हो ही नहीं सकता है। कंटेंट की अगर बात करें, सेम यूजीसी कंटेंट वेयरिंग ए ज्वेलरी और एनीथिंग जो भी हमारा प्रोडक्ट है, टेलिंग की जगह हम कर देते हैं डिस्कसिंग मटेरियल हो गया, जो भी उसका मटेरियल है उसकी क्वालिटी हो गई, मेकिंग हो गई और यूएसपी हो गई। आप चाहो तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टिमोनियल वाली चीज़ें भी चला सकते हो, वो भी यहाँ पे काम आ जाएंगी आपको मिडल ऑफ द फनल में, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को चाहिए कि पहले वो आपके प्रोडक्ट से यहाँ वाली स्टेज पे अवेयर हो चुकी है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें। अब यहाँ उसको चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वो उसकी हेल्प करेगा, उसका जो
जो भी प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर कस्टमर की कैसे वो हेल्प करेगा, कैसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे उसको कंटेंट चाहिए उससे रिलेटेड। तो देखो अगर हम ये वाला कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो उसको आइडिया लग गया कि क्या चीज़ें मेरे पास कैसी लगेंगी। अब यहाँ पे डिस्कसिंग अबाउट मटेरियल हो गया, तो ये एक मेन कंसर्न है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि उसका मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, मेकिंग क्या है, यूएसपी क्या है। अगर आपने अगर चाहो तो मैं यहाँ पे एक सीधा सा सिंपल सा वर्ड यूज़ कर देता हूँ, डिस्कसिंग बेनिफिट्स। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये कंटेंट, ये वाला कंटेंट आप ये मानो कि ये ना मस्ट 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 ज़रूरी है। अगर आप ये मिस कर गए तो आप आगे फिर बहुत ट्रबल में आ जाओगे। सर ये यूजीसी कंटेंट क्या होता है? यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ठीक सर है सर। फुल फॉर्म में समझ गया, लेकिन मतलब किस टाइप की कंटेंट को हम यूजीसी कंटेंट कह सकते हैं? मतलब खुद कोई चीज को प्ले करके, या मतलब हम खुद बनाते, जैसे कि आपने कुछ अभी रेसिपी के बारे में बताया था, तो वो बनाते हुए हम मतलब एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसको यूजीसी कंटेंट कहते हैं। हाँ जी। रील देखते हो, आज मैंने, मेरे बाल झड़ रहे थे, मैंने ये वाला ऑयल मंगाया और मैंने इसको ऐसे हाथ में लिया, ऐसे ऐसे रब करा और ऐसे ऐसे बालों में मैंने ऑयलिंग करी 5 मिनट के लिए। फिर 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद वॉश कर लिया। फिर वॉश करते टाइम भी इन्होंने साथ में कंडीशनर दिया था, वो लगा लिया। अब देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो गए। ये हो गया यूजीसी कंटेंट। ओके सर। अब मैं एज अ पर्सन, मुझे अगर कोई ऑयल ख़रीदना है, मेरी प्रॉब्लम मानो सेम है, वैसे मैं मेंशन नहीं करूँगा, मेरी प्रॉब्लम हेयर नहीं है, मानो चलो कि है, ठीक है ना। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ सीइंग अ सिंपल पोस्ट जिसमें कुछ दो चार चीज़ें लिखी हैं, उससे शायद इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, ना ही मेरा उतना ट्रस्ट बढ़ेगा। बट जब मैं कुछ ऐसी रील देख लूँगा कि जिसमें एक पर्सन ने बोला कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था, दो चार प्रोडक्ट सर्च करने के बाद, कंपेयर करने के बाद मैंने ये वाला प्रोडक्ट मंगाया, क्योंकि इसमें ये चीज़ें थी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये बेनिफिट होता है। तो मैंने भी मंगाया। आज मेरा ये पार्सल मुझे मिल गया है, ये मेरे हाथ में आ गया है। मैं इसे चलो ओपन करता हूँ, इसे निकालता हूँ, ये देखिए कितना स्मूथ है, कितना मतलब नो चिप चिप है इसमें, और स्टिकी नहीं है बेसिकली ये, बहुत लाइट है। अब मैं इसे चलिए लगाता हूँ, वो ऑयलिंग करके दिखा रहा है मुझे, फिर वॉश करके दिखा रहा है और एकदम उसके हेयर काफ़ी सॉफ्ट से हो गए, और वो घने से भी दिखा रहा है बिफोर आफ्टर करके लास्ट में एक पिक। तो ऐसी वीडियो देख के मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या एक सिंपल पोस्ट देख के? आप बताओ, आप अपना ही एक्सपीरियंस बता दो। बिल्कुल सर, वो आपने जो यूजीसी वाला बताया ना, वो शायद मेरे हिसाब से इम्पैक्टफुल रहेगा वो। तो सिर्फ इसीलिए ही आज के टाइम में यूजीसी कंटेंट बहुत चल रहे हैं, कन्वर्टिंग लाइक अ क्रेजी। ये एक वर्ड बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया में, कन्वर्ट लाइक अ क्रेजी, तो मैं वही बोलूँगा कि यूजीसी कंटेंट इज़ कन्वर्टिंग लाइक अ क्रेजी। इसलिए आप यूजीसी कंटेंट बनवाइए। और देखो ये भी सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके रिकॉर्ड कर देता है, बट फिर भी एक वो क्या कह सकते हो कि ह्यूमन टच है, कि मैं जब मेरे जैसे किसी व्यक्ति को सामने देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो ही जाता है। या आप ये एक सेकंड पॉइंट इसमें ये मान सकते हो कि आप और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो मुझे पता है कि इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके ऐड कर देते हैं। मे भी शायद कॉमन मैन को नहीं पता हो, जो आम जनता है जो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी है, बट आई बिलीव यार कि इतना तो बेसिक सबको पता है, क्योंकि ये तो एक हल्ला सब में चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर बनो, पैसे कमाओ, ब्रांड से कोलैब मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ तो सबको ही पता होगी, बट फिर भी लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं उससे और बाय कर लेते हैं। Yes, sir, because of emotional connection. हाँ जी, वही
सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेंगे, बट फिर भी ये इफेक्टिव है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और उसका ये आंसर सेम है कि वो ह्यूमन ह्यूमन का जब इमोशन टच होता है तो वो फिर कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाता है और कहीं ना कहीं एक्शन लेता है उस पर। ऐसा नहीं है कि सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, 100 लोग देख रहे हैं तो 100, बट अगर पोस्ट देख के 100 में से 2 हो रहे हैं तो वीडियो देख के 100 में से 5 होंगे, इतना तो आप मान लो। या फिर आपकी पोस्ट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत का मतलब बहुत, उसके लिए आपको 10-15 यस सर पोस्ट आई बनानी एग्री। पड़ेगी, टेस्टिंग करनी सर पड़ेंगी। 10-15 पोस्ट में उसमें बढ़िया बढ़िया से हुक लाने पड़ेंगे, तब सर लोग। वो पोस्ट तो फिर कॉमन ही हो गया ना, मतलब वो एक मतलब ऐसी 10 पोस्टें मतलब आम बंदा देख ही रहा होता है अपने जब 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 वो फोन उठाता है या फिर जब वो सोशल यूज करता है मीडिया वगैरह। तो वो आम पोस्ट तो 10-15 पोस्ट तो वैसे ही देख लेता है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से इंटरेक्ट ज्यादा वो करता है जो आप बता रहे हैं। इसीलिए ही। और अगर आपका बजट कम है ना, तो एक आपको चीज़ और बताता हूँ, अगर आपका बजट कम है तो रील बनाओ, मतलब सेम यूजीसी कंटेंट बनाओ रील वाले फ्रेम में, और सिर्फ रील ऐड चला दो, आपको उसी से अच्छी सेल मिल जाएगी। और कोई प्लेसमेंट सोचो ही मत, क्योंकि आप खुद देख रहे हो, आप अगर मानो एक बार आधे मिनट के लिए आंख बंद करना और सोचना कि मैं जब सुबह से शाम तक, मानो मैंने 4 घंटे अगर सोशल मीडिया चलाई या 2 घंटे, तो उसमें से कितने घंटे मैंने रील देखी थी, तो आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों रील एड ज़्यादा इफेक्टिव है और कन्वर्टिंग है। आप इंस्टाग्राम अगर 1 घंटा चला रहे हो तो उसमें से शायद 1.25 घंटा आप रील देख रहे होगे। सही है। अग्री? सब अग्री करोगे इस बात से? हाँ जी सर। क्योंकि आप यस सर आई एग्री। फीड स्क्रॉल करना चालू भी करोगे ना, तो वो एक बड़े से फ्रेम में फीड में ही आपको रील दिख जाएगी। पहली शायद आप उस पर क्लिक ना करो, दूसरी पे ना करो, तीसरी पे तो कर ही लोगे। और एक बार जब उस गली में उतर गए, रील वाली गली में आप जब पहुंच गए, तो वहाँ से फिर वापस आना मुश्किल है। वो कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। कहने को वो 10 सेकंड की रील हो गई, बट वो 10-10 सेकंड की रील देखते देखते कब आपका 1 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपका बजट कम है, कम का मतलब 500-700 रुपये अगर आपका बजट है, और आप चाहते हो कि मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, तो मैं तो कहता हूँ आप सारे प्लेसमेंट छोड़ो। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो उसको सिर्फ रील वाले में डाल दो। बट ये ना इफ़ेक्टिव तभी होगा जब ई कॉमर्स है, क्योंकि ऐसी वीडियोस रील्स पे ज़्यादा चल रही हैं और वो कन्वर्टिंग ज़्यादा है। ई कॉमर्स के लिए अगर आप ऐड चला रहे हो तो ये चीज़ ट्राई करना, आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। सर अच्छे ई रिस कॉमर्स के अलावा मतलब और जगह नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये सर कि आप प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स में सिर्फ रील वाले जैसे कि एफ बी रील्स हुई या इंस्टा रील हुई, फेसबुक और इंस्टा इस रील। ही चलेगा? सॉरी सर। फेसबुक और इंस्टा रील। तो उसके अलावा कोई और प्लेसमेंट हमें चूज नहीं करना, मतलब ये कह रहे हैं आप? बजट कम है तो मत करो, बजट है तो कर लो। मतलब सिर्फ रील स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, अगर रील है तो ही मतलब तभी हम सोच सकते हैं ना। हाँ, आप वीडियो एड बना रहे हो तो ऑफकोर्स 2-3 फ्रेम में तो बनाओगे ही ना। 3 फ्रेम होते हैं देखो वीडियो के, एक रील वाला, एक यूट्यूब वाला और एक स्क्वायर। हाँ जी वो 3 है। बट लेकिन उसके वो क्या कहते हैं रिजोल्यूशन या पिक्सल्स वगैरह शायद वो अलग अलग होते हैं ना सर। अगर आप चाहते हो कि आपका बजट 500 या 700 रुपये डेली का है और आपको रिजल्ट अच्छे आ जाएं, आपके पास कंटेंट में सिर्फ वीडियो है, तो आप जाओ और रील एड चला दो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे अच्छे। क्योंकि ज़्यादातर टाइम रील पे कंज्यूम हो रहा है आज के टाइम में, ज़्यादातर सेल आपकी वहीं से आ रही है। अगर किसी ने ई कॉमर्स ऐड चलाए हैं तो वो एक बार जाए, उसकी जितनी भी सेल आई हैं उसके क्लाइंट के लिए एक बार डेटा देखे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है उसकी ज़्यादातर सेल रील से आई होंगी। एक बार देखे वो 100 सेल आई हैं तो उसमें से कितनी परसेंट सेल रील से आई हैं, तो रील प्लेसमेंट से, और कितनी अदर प्लेसमेंट से आई हैं, एक बार ज़रूर देखें। अगर किसी के पास ई कॉमर्स क्लाइंट है, एक बार देखे और मुझे बताए। कोई प्रोफेशनल है ना जो अपनी सर्विस के लिए या कोचिंग के लिए ऐड चला रहा है, वो भी ये चीज़ ट्राई कर सकता है।
कोच, कंसल्टेंट, इंडिविजुअल प्रोफेशनल, वो लोग भी ऐसे वीडियो कंटेंट बना के रील पे ट्राई कर सकते हैं, बजट कम है तो। बाकी तो कोई बात ही नहीं है, बाकी तो सारे प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। ठीक है सर, अब हम आते हैं कहाँ। बाकी जो प्लेसमेंट्स पे रील चलेगी क्या? क्योंकि मतलब वो तो एक टाइप का पोस्ट ही हुआ ना, तो फिर वो रील वाले मतलब जैसे आपने रील वाला प्लेटफॉर्म बताया प्लेसमेंट, तो वो रील तो ही रील वहीं चलेगी, चलेगी, उसके अलावा रील तो ही चलेगी नहीं। चलेगी। आपकी वीडियो प्ले जरूर होगी, फ्रेम में थोड़ी सी कट जाएगी, अगर आप एक ही फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो चलेगी रील ही। जब आप उस पर टच करोगे तो वो आपको एज अ रील ही दिखेगी। ओके सर। ठीक है सर, तो देखिए अब हम आ गए कहाँ पे, अब हम आ गए बोफो पे। बोफो हो गया बेसिकली क्या, बॉटम ऑफ द फनल। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी मेहनत हम करके आ चुके हैं। हमने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाए, ट्रैफिक कैंपेन चलाए, इंगेजमेंट कैंपेन चलाए। कहाँ, सबसे पहले ऊपर टोफू में। तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट पे विजिट करा, हमारे ऐड से इंगेज करा, वीडियो व्यू करा। वो वाली ऑडियंस हमारे पास हो गई। दूसरी ऑडियंस हमारे पास कौन सी हो गई, इंगेजमेंट, जो हमने मोफू में कैंपेन चलाए थे सेल्स वाले। वहाँ से हमें जो सेल्स आई, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। जो सेल्स नहीं आई, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐड टू कार्ट करके चले गए, काफ़ी सारे लोग चेकआउट करके चले गए, अब बारी आई है उनको पकड़ने की, और ऑफकोर्स कुछ नए लोगों के लिए भी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोफो में जब आप आओगे तो यहाँ पे आप करोगे सेल्स कैंपेन चलाओगे, एंड ऑफ कोर्स रीटारगेट कैंपेन होंगे आपके सारे के सारे। कैसे होंगे ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ तो, ऐड टू कार्ट वाली और चेकआउट वाली जो ऑडियंस हैं, उनको आप सीधे सीधे क्या करो, कैटलॉग ऐड चला दो। अब यहाँ के लिए रखो अपने पास कैटलॉग। कैटलॉग ऐड आप बिलीव नहीं करोगे, अब यहाँ पे आपके जो काम आएगा, सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और बंडल बंडल में प्रोडक्ट बेचने में जो आपका काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैटलॉग काम करेगा सबसे ज़्यादा। आपके पास 1,000 लोग ऐसे हैं टोटल ऐड टू कार्ट और चेकआउट मिला के जो पेज तक आए बट नहीं गए। अब आप क्या करोगे, देखो कैटलॉग ऐड आपके कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। एक वीडियो में आपके अगर 50 भी एसक्यू हैं तो एक ऐड में आप 50 के 50 प्रोडक्ट दिखा सकते हो, ईजिली दिखा सकते हो। जो ऑफ़र वगैरह आप देना चाहते हो वो दे दोगे, तो कम बजट में आप सारे एसक्यू दिखा रहे हो, और उन लोगों को दिखा रहे हो जो कहीं ना कहीं बाइंग इंटेंट से आए थे, बट मे बी फॉर सम रीज़न के हो सकता है आपका, आप शायद डिलीवरी चार्ज अलग से मांग रहे थे तो वो उनको पसंद नहीं आया, उनका बजट था 499 की, वो शर्ट देख के आ गए, बट जब उन्होंने बाय करना चाहा तब आपने उनसे 90 रुपये शिपिंग के मांग लिए तो वो भाग गए। या किसी को हो सकता है उसको चाहिए था कैश ऑन डिलीवरी, आपकी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं था तो वो भाग गया। ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप 7 दिन में डिलीवर कर रहे हो, वो 2 दिन में चाहता हो, तो इसलिए वो भाग गया। अब ये जो 3 पॉइंट उन्हें बोले ना, ये ऐसे नहीं बोले हैं, ये ना मेन रीज़न है आपके ऐड टू कार्ट और चेकआउट के नंबर बढ़ाने के। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट की ऐड टू कार्ट और चेकआउट कम करने हैं और चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद के जाएं, तो आप इन 3 4 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो। एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, कहीं नोट कर लेना अगर आप चाहो तो। देखो, अगर आपके प्रोडक्ट पेज पे कोई आ रहा है और ख़रीदे बिना जा रहा है तो उसके कुछ मेन रीज़न जो बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं। एक तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। मेन रीज़न तो यही है कि अगर आपके पेज पे कोई आ गया और जा रहा है, ये चेकआउट पे मैं नहीं डालूँगा, ये पेज पे ही डालूँगा। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर सफिशेंट इमेजेस नहीं है या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से वो आपके पेज पे आएगा और चला जाएगा। हो सकता है आपका जो कस्टमर का जो बाइंग प्रोसेस है, मतलब पहले उसे क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है, फिर चेकआउट करना है, फिर आपने कोई OTP वाला सिस्टम डाल दिया है
और कुछ डबल वेरिफिकेशन एड्रेस डाल दिया है। अगर आप चेकआउट का जो प्रोसेस है वो लेंथी करोगे तो ये एक मेन रीज़न है कि आपका जो पर्स आया है, जो भी ऑडियंस, वो भाग जाएगी बिना खरीदे, काफ़ी सारे लोग। तीसरी चीज़ है बेसिकली क्या, एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। देखो आपको शिपिंग चार्ज लेने हैं, ऑफकोर्स कोई अपनी जेब से तो नहीं देगा, है ना। तो आप ना क्या करो, प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दो, बट कस्टमर को ये नहीं रखना चाहिए कि प्रोडक्ट तो 400 का है, मैं तो इस पर 100 रुपये शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगेगा तो देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज चांस कि कस्टमर आपका भाग जाएगा। और मैंने अभी क्या बताया था, एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज हो गया, नो COD, ये एक मेन रीज़न है। ऑफकोर्स ये काफ़ी सारे ब्रांड्स करते हैं कि जो आलतू फालतू के ऑर्डर हैं वो ना आए, RTO वगैरह ना बढ़े, रिटर्न ना बढ़े, बट ये कहीं ना कहीं आपकी ना सेल को भी डाउन करता है। उसका मेन रीज़न यही है कि देखो आप अभी उतने पॉपुलर नहीं हो, लोग जैसे तैसे आपके प्रोडक्ट्स अच्छा लग रहा है खरीद तो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें COD नहीं दे रहे हो, तब तो उसको डर लग रहा है कि मेरा पैसा मैं दे दूंगा, प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, वो डर जाएगा, भाग जाएगा, नहीं खरीदेगा। और एक और जो रीज़न जो मैंने आपको अभी बताया था, वो क्या बताया था, वो था लॉन्ग डिलीवरी टाइम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई बेसिक सा कोरियर यूज़ कर रहे हो, 6 7 8 दिन डिलीवर करने में लगा रहे हो, तो देखो आज के टाइम में किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। भले ही मैं एज अ कस्टमर, मेरा खुद का मतलब, मैं सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का बिहेवियर है ऐसा लिटरली, कि अगर मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन देखी है और मैंने उसे ऑर्डर करा है, तो अब बस मेरे पे वेट नहीं होगा। आई कांट वेट फॉर 7 to 8 days कि वो मेरे पास इतने दिन में आए। आई रियली वांट कि मैंने आज अगर कोई घड़ी खरीदी है तो वो अब अगले दिन मैं उसे पहने हुए हूँ, तो मुझे चाहिए फास्ट डिलीवरी। तो ऑफकोर्स मेरे जैसे बिहेवियर वाले काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनको चाहिए अर्ली डिलीवरी। तो अगर आप काफ़ी सारा टाइम ले रहे हो कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करने में, तो देर इज़ अ ह्यूज ह्यूज चांस कि आपके एड टू कार्ट और चेकआउट बढ़ जाएंगे। अच्छा ऐसे कुछ हैं लोग, चलो मेरे जैसे बिहेवियर वाले, कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय करा तो फिर उसको 8 दिन का वेट नहीं करना है, उसे तुरंत चाहिए, है कोई, जनरल नेचर ही है सर ये तो। है ना। अब आप मांग रहे हो आठ हाँ दिन जी। 10 दिन, अब लोगों के पास नहीं है इतने दिन, तो फिर लोग भाग जाएंगे। तो ये एक मेन रीज़न है आपके ऐड टू कार्ट और चेकआउट बढ़ाने का। तो आप खुद नहीं, अब आप एक एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर अगर कभी आगे क्लाइंट से बात करो, तो आप उसकी वेबसाइट ऑडिट करोगे, ये चीज़ें सबसे पहले देखोगे और उसको बताओगे कि भैया आपकी तो वेबसाइट को ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी, ये वीक पॉइंट हैं जिनकी वजह से काफ़ी लॉस होगा आपका। तो वो आपको कंसिडर करेगा एज अ जेन्युइन और गुड मार्केटर। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बेसिकली बोफो की, कि इसमें आप किस तरीके के कैंपेन चला सकते हो। सेल्स कैंपेन चलाओगे ऑन रिटारगेट ऑडियंस, ऐड टू कार्ट चेकआउट वाली ऑडियंस पे, जिसमें आपका कंटेंट क्या होगा, कैटलॉग, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्रिएटिव बना सकते हो आप सेम ऑफर्स वगैरह के साथ। अगर आपके पास नहीं है 10 20 प्रोडक्ट, आप काम कर रहे हो 4 5 प्रोडक्ट से, तो आप कैटलॉग के साथ एक चीज़ ये भी ट्राई कर सकते हो कि कुछ बढ़िया से हुक्स वगैरह के साथ क्रिएटिव बनाओगे, और 4 5 के लिए 2 2 3 3 बनाओ और उनको रिटारगेट करो कुछ ऑफर्स के साथ, और लोग इजीली बाय कर लेंगे। तो ये बेसिकली निचोड़ निकालने के लिए होता है कि भैया ये इतना सारा हमने काम करा, ये इतने लोग कैसे चले गए, इस ऑडियंस पे चला सकते हो। और रीटारगेट ऑडियंस, रीटारगेटेड आप किस पे चला सकते हो, LLA ऑडियंस पे भी चला सकते हो, LL लोकलाइक ऑडियंस ऑफ ऑफ होम ऑफ परचेजर्स, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट अभी तक खरीदा है, इनको भी ये वाले ऐड चला सकते हो फाइनल में। ठीक है सर।
अब देखो मैं आपको कुछ और चीज़ें और बताता हूँ कि आपका ऐड कितना सही चल रहा है कितना नहीं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। चाहो तो ये भी कहीं लिख लेना। अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हो तो मेक श्योर आपका ना CPM जो होता है, इम्प्रेशन पर 1000 व्यू, वो जाना चाहिए हार्डली 100 रुपये 125 रुपये तक बस। अगर आपका 250-300 रुपये जा रहा है, इसका मतलब आपकी या तो ऐड बोरिंग है या फिर आपकी ऑडियंस उतनी रिलेवेंट नहीं है। और इसका क्या रीज़न हो सकता है, देखो आपकी ऑडियंस या तो गलत है जो आपका ऐड ही नहीं देख रही है, या फिर ऑडियंस सही है तो आपका ऐड बेकार है, जो लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, और उस पर लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं इस वजह से फेसबुक उसकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से आपका CPM बढ़ रहा है। अब आपका CPM अगर 300 रुपये 250 रुपये जा रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो, उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब रही बात क्या, रही बात आपके कॉस्ट पर क्लिक की, वो आपका ऑन एन एवरेज आना चाहिए 10 रुपये 12 रुपये, बहुत ज़्यादा मान लो तो 15 रुपये, उससे ज़्यादा आपका CPC भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके भी मेन यही 2-3 रीज़न है कि देखो आप 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 ये मानो कि आप क्या एग्ज़ाम्पल लें, चलिए आप ये मानिए कि आप ना कोई कार का कवर बेच रहे हैं, और ऐसे इंसान पे बेच रहे हैं जिसके पास कार ही नहीं है, तो वह आपके ऐड पे क्यों क्लिक करेगा। इस वजह से आपका ऐड पे जो CPC होगी वो ज़्यादा जाएगी। या फिर आप कार का कवर बेच रहे हो और आप कार ओनर को भी ऐड दिखा रहे हो, है ना, लेकिन आपके ऐड की जो ऐड कॉपी है उसमें कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि आप कार का कवर बेच रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि आपने बढ़िया सी कार की फ़ोटो लगा दी, तो मुझे लग रहा है कि ये तो कार का ही ऐड है, ऐड कॉपी मैंने पढ़ी नहीं और मैं गया चला। तो ये भी आपका एक रीज़न हो गया कि लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। आपकी और अच्छी जानकारी के लिए मैं अपने ही एक क्लाइंट के कुछ पुराने स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, उसमें आप खुद मेज़र कर पाओगे। देखो कि जिसमें CPC जिसमें CPM सही था, एज पर स्टैंडर्ड था, उसमें सेल अच्छी आई, जिसमें बिगड़ा उसमें सेल भी बिगड़ गई। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। आप दिख रही है स्क्रीनशॉट ऐड का। स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये। हाँ जी सर। यस सर। एक सेकंड देना मुझे, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हेलो, आ जाइए। किधर? हाँ उधर एक कॉलोनी पड़ेगी, ताज है ना राई सिटी। बिल्कुल पहुंच जाओगे आप किसी से भी। विजय इंटरनेशनल स्कूल से थोड़ा सा आगे चलना, लेफ्ट हैंड पे आपको रोड आएगा जो आपको थोड़ा सा नीचे उतारेगा ढलान की ओर। कृष्णा एकेडमी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बगल में जो रोड है उसमें अंदर आ जाओ। अंदर आओगे तो आपको सीधे हाथ पे झंडे लगे होंगे, कॉलोनी दिख जाएगी बड़ी सी। पूछ लेना 245 नंबर कौन सा है, गार्ड साहब बता देंगे। ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही यस है? सर। हेलो। चलिए देखिए अभी यस। आपको दिख रहा है। यस सर। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, अब आप सर इसको देख। नॉट सर, स्क्रीन नॉट शोइंग सर। एक सेकंड एक सेकंड।
दिख रही है अब? हाँ जी सर। चलिए, अब इस पे जरा ध्यान से नज़र डालो। देखो, सबसे पहला हेड देखो, CPM इसका कितना है, 82 रुपीज़। CTR ऑन एन एवरेज 0.82 है, जो कि थोड़ा कम है। ये 1 और अबव 1 होना चाहिए। आपका जो CTR है एटलीस्ट 1% या 1.25%, इतना एक से ऊपर होना चाहिए या एटलीस्ट एक होना चाहिए। ये मेरा कम है, 0.82 है। बट फिर भी आप देखो कि CPM क्योंकि 82 है, चलिए CTR थोड़ा सा कम है। लिंक क्लिक इसमें चलिए बजट के हिसाब से वो तो 2500 आ गए। अब आप देखो यहाँ पे CPC कितना है, 9.97, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड है 10 रुपये, 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपका 10 रुपये CPC हो गया। लैंडिंग पेज व्यू चलिए 2046 हो गए। कंटेंट व्यू जितने होने थे हो गए। बजट हमने टोटल इन्वेस्ट करा 25,873 रुपये। अब इसमें कितने ऐड टू कार्ट हुए, 214, चेकआउट हुए 171 और परचेज हुई 73। परचेज कन्वर्जन वैल्यू 23,209। कॉस्ट पर परचेज ऑन एन एवरेज हम आया हमारा 3.54 का। अगर आप ROS देखोगे तो 0.90 का है, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस था समथिंग अराउंड 305 या 310 रुपये समथिंग था। बट वी आर गुड टू गो, वी आर हैप्पी, क्योंकि हमने एक नया क्लाइंट बनाया। अब उससे हम रिपीट ऑर्डर निकालेंगे। ये तो मंथली कंजप्शन वाली चीज़ है जो रेगुलर यूज़ होती है, तो हमें कोई इशू नहीं था। हमारा टारगेट था कि हम 400-500 रुपये में भी एक सेल ले आएँ, तो वी आर हैप्पी, क्लाइंट इज़ हैप्पी। उसके लिए तो एक कस्टमर बनना है, फिर वो उसको व्हाट्सएप पे ईमेल मार्केटिंग करके दोबारा से प्रोडक्ट बेचता रहेगा। हमारा फोकस है अभी कस्टमर बनाने पे। अब आप सेकंड पे आ जाओ। CPM कितना है, 76 रुपये। CTR बहुत कम हो गया इसका, 0.39, जो कि मैं कहता हूँ ये 40% करीब हो गया एज़ पर स्टैंडर्ड से। तो अब आप आ जाओ लिंक क्लिक 765। CPC 19 रुपये चला गया। देखो CPC 19 रुपये अपने आप ही चला जाएगा। जब CTR आपका कमी हो गया, लोग ही क्लिक नहीं करते हैं, तो CPC यहाँ पे बढ़ गया। बट फिर भी वी गॉट सम पीपल जिनका इंटेंट बहुत अच्छा था। मैं ये कहूँगा कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे बहुत अच्छी थी। नो मैटर के भले ही कम लोगों ने करा, बट जितने लोगों ने करा ना, वो उस माइंडसेट से आए थे कि वो खरीद के ज़्यादा गए। थोड़ी सी ट्रैकिंग में यहाँ पे गड़बड़ी थी उस टाइम पिक्सल में। तो देखो ऐड टू कार्ट 5 दिखा रहा है, चेकआउट 101 दिखा रहा है, परचेज देखो लेकिन इसमें हमें 34 आ गई फिर भी। ठीक है सर। अब आप आ जाओ तीसरा कैंपेन। देखो इसका CPM कितना जा रहा है, 79। CTR कितना गया, 0.93। अब आप आ जाओ CPC पे। CPC इसका 8.5 रुपये, विच इज़ गुड। अब यहाँ पे आ जाओ आप आगे, 41 ऐड टू कार्ट, 36 चेकआउट, 12 परचेज आ गई। पैसे ही हमने क्योंकि इसमें कितने इन्वेस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ 3400 रुपये। अगर हम इतने करते ऊपर 25-30 हज़ार रुपये, अभी हमने इतने ही कर पाए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, कन्वर्जन वैल्यू हमारी लगभग 3400 हमने खर्च करे, 3600 की हो गई। एवरेज जो कॉस्ट पर परचेज आई यहाँ पे हमारी कम आ रही है प्रोडक्ट के प्राइस से, यहाँ हम जीत गए। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा CPM कम हो गया ना। देखो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट तो CPM है। CPM बेसिकली 1000 लोगों तक पहुँचने में हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। जब हमारी शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखो 154 रुपये, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे CTR अच्छा हो गया 1.16। अब हम आगे आते हैं। CPC हमारा कितना हो गया, 13 रुपये। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 ऐड टू कार्ट आ गए, 3000 रुपये हमने खर्च करे, 23 ऐड टू कार्ट आ गए, 17 चेकआउट आ गए, उसमें से 8 सेल आ गई हमारी। कन्वर्जन वैल्यू हमारी यहाँ पे 3626 रुपये हो गई, 1.20 प्लस पॉइंट रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। CPM हमारा भले ही बढ़ गया। CPM बढ़ने का देखो एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जब ना बहुत ज़्यादा लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं ना सेम प्रोडक्ट के लिए, तो उस टाइम भी CPM बढ़ जाता है। तो हो सकता है हमारा इस वजह से इस टाइम CPM बढ़ गया था, बट ऑडियंस रिलेवेंट थी तो CTR अच्छा रहा, और 1.20 का हमें देखो वो मिल गया। अच्छा, मेरा ना एक पार्सल आ गया है एजेंट का, मुझे 1 सेकंड आपको होल्ड पे डालना होगा, मैं अभी आ रहा हूँ।
हाँ जी, तो नज़र मारी इस पे अभी तक? देखो देखो आप यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 बार, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या हुआ कि 166 रुपये CPM हो गया, 0.74 का CTR रह गया। अब यहाँ पे जो हमारी CPC हो गई वो हो गई 22 रुपये, क्योंकि हमारा CPM भी बढ़ चुका है और CTR भी बहुत कम है। अब क्या हुआ, ऐड टू कार्ट पे 56 लोग आए, 32 लोगों ने चेकआउट करा, सेल हुई सिर्फ 6, पैसे हमने कितने खर्च करे, 11,000, जिसमें से हमारा रेवेन्यू हुआ सिर्फ 1786 का, कॉस्ट पर परचेज कितनी आई, 1800 रुपये, 0.16 का ROS रहा। तो देखो यहाँ पे CPM और CTR दोनों बिगड़ा और पूरी कहानी बिगड़ गई। अब आप नीचे आओगे, 127, CPM थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, CTR बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, CPC कितनी हो गई, 30 रुपये पहुँच गई, जो कि ऊपर से अभी तक इतनी नहीं थी, 9 रुपये थी, तो देखो अच्छी सेल आ गई, 19 थी तो भी ठीक आ गई, 9 रुपये हुई तो ठीक थी, 13 में भी ठीक थी, 22 में बिगड़ गई, अब जब 30 हो गई तो कहानी और बिगड़नी थी। 7,000 रुपये खर्च करे, जिसमें 26 ऐड टू कार्ट आए, 8 चेकआउट आए, 5 सेल आई, टोटल रेवेन्यू हुआ 2,058 रुपये का, 1,400 रुपये कॉस्ट पर रिजल्ट आया, 0.29 का ROS रहा। तो देखो इम्पोर्टेंस समझे कि आप अगर इस चीज़ पे ही फोकस करो कि आपका CPM 100 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपने आधी बैटल जीत ली है। अगर आपका CPM ही 200 250 300 रुपये पहुँच रहा है तो आप आधी बैटल तो वहीं हार गए हो। जब आप कहीं पहुँचने में ही पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो फिर वहाँ पे जाके चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। और कहीं आप पहली जगह ज़्यादा मास लेवल की ऑडियंस तक अगर कम पैसे पे पहुँच गए तो आधी बैटल आपने वहीं जीत ली, बाकी बची चीज़ें वो आपकी पूरी CTR और CPM कर देगा। CPM आपका कम है, CTR ठीक है, CPC ठीक है, देन ऑफकोर्स आपकी चीज़ें सही जाएंगी। क्योंकि मेरा अगर इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मुझे क्रिकेट से ही रिलेटेड ऐड दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स चांस है ना कि मैं उस पर क्लिक भी करूँगा और उसमें इंटरेस्ट भी लूँगा। मैं एक प्लेयर हूँ, मैं मानो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं जिम वगैरह जाता हूँ, अब मेरे सामने कल को कोई प्रोटीन का कोई ऐड आ रहा है तो देयर इज़ ए ह्यूज चांस कि मैं उसको बाय करूँगा। वहीं अगर मेरा कोई जिम से लेन देन ही नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ, फिर मेरे पे ऐड आ रहा है तो मैं क्यों ही उस पर क्लिक करूँगा। तो ये बहुत डिफ्रेंशिएट करती हैं चीज़ें, जिनका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप रखेंगे तो आपकी चीज़ें ऑफकोर्स बेटर होंगी, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होंगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बट आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। ये मैं आपको क्या करता हूँ अभी ना ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ये फाइल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कैसे चीज़ें काम करेंगी कैसे नहीं करेंगी। बजटिंग आपके पास जो भी है, मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से स्प्लिट कर लोगे, 10% टोफू में, 70% मोफू में, 20% बोफू में। कंटेंट कैलेंडर आपका किस तरीके का होगा, किस तरीके का कंटेंट आप टोफू में, बोफू में, मोफू में यूज़ करोगे, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करोगे, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे वेबसाइट पे अगर आप क्लाइंट का हैंडल कर रहे हो तो। क्योंकि एट द एंड होगा कि आपका ऐड भी ठीक है, आपकी ऑडियंस भी ठीक है, आपके क्रिएटिव भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट ये सारी चीज़ें ख़राब हैं तो यहाँ पे आके लोग रुक जाएंगे, क्लाइंट आपको पकड़ेगा। तो आपका इन चीज़ों पे भी ध्यान होना ज़रूरी है ताकि आप ये शुरू में ही इम्प्रूव करा लो। क्योंकि हमें क्लाइंट से फ़ाइट थोड़ी लड़नी है कि नहीं रिज़ल्ट तेरी वजह से नहीं आए। हमारा तो मेन गोल है कि क्लाइंट को रिज़ल्ट आए। ये चीज़ें हैं तो हम सुधार लें, हमें ब्लेम वाला गेम ही नहीं खेलना है। क्लाइंट के पास रिज़ल्ट आएंगे तभी वो हमें नेक्स्ट मंथ रिटेन करेगा, नहीं आएंगे तो नहीं करेगा। यहाँ पे फ़ाइट लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको अपना ऐड दिखाओगे कि देखो मेरा तो सब कुछ ठीक है, आपकी वेबसाइट में दिक्कत है। नहीं, ये आपको ही देखना है, रिज़ल्ट आपके इफ़ेक्ट होंगे सर क्योंकि एक लास्ट वाली स्लाइड पे जहाँ वो आपने एड वाला जो स्लाइड दिखाया था, हम्म उसमें क्वेरी थी मुझे। हम्म एक्चुअली आपने बताया कि हम उनको कस्टमर को रिजल्ट देंगे तभी वो हमें वापस अप्रोच करेंगे, ये बात आपने अभी कही।
तो क्लाइंट सर को। वो लास्ट स्लाइड जो एड वाली जो आप बता रहे थे, तो उनका प्रोडक्ट था 350 के आसपास का, वो आपने बताया था। हम्म। ठीक है। तो हाँ, तो जब उनको फाइनल रिजल्ट मतलब सेल पर प्रोडक्ट पे उनको 1500 2000 जा रहा था, तो वो वैसे ही लॉस में था, तो वो बार बार अप्रोच कैसे कर रहा है फिर, मतलब समझ में नहीं आया। नहीं देखिए, ये तो पार्ट है ना, अब मैं थोड़ी कोई शक्तिमान हूँ, है ना, कि मुझे एक कोई कोड पता है। जैसे कि देखिए। ये जैसे ये 1 2 3 टोटल 6 एड सेट है ना, तो हम्म। इसलिए भी पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक जो अच्छा क्लाइंट होता है ना, वो आपको अगर 1 लाख रुपए का बजट दे रहा है तो उसमें से वो आपको 20-30 हज़ार रुपये बर्बाद करने के लिए भी देगा। बिकॉज ही नो कि मैं अगर चीज़ें करूँगा तो मेरे पास ना कोई ऐसा कोई सीक्रेट कोड नहीं है कि मैंने उसे यूज़ करा और उसके पास सेल आना चालू हो गई और मैंने कहा कि 10 रुपये में सेल आ जाए तो 10 रुपये में। उसको भी पता है कि मुझे ना फंडामेंटल पता है, बट स्टिल आई हैव टू ट्राई एंड टेस्ट सो मैनी थिंग्स। उनको जब मैं टेस्ट एंड ट्राई करूँगा तो उसमें काफ़ी सारा बजट हो जाएगा, प्लस टाइम भी जाएगा, एंड उसके बाद ही मैं किसी निचोड़ पे आ पाऊँगा। अब मैंने अभी उसके ऐड तो मैंने काफ़ी सारे चलाए हैं, मैंने कुछ रिजल्ट निकाले थे। अब मैंने उसके मानिए टेस्ट के लिए मैंने उसके कितने रुपए फूके, आप एक ऑन एन एवरेज ऐसे टोटल कर लो, चलो 26 हज़ार रुपये ये हो गए। 45,000। 45,000 हो गए ना, आपने काउंट कर लिया, चलो 25 15 40, चलो आपकी मान लीजिए 45 करे। अब उसमें मुझे क्या बेनिफिट क्या हुआ, सेल कितने की आई, सेल भी काउंट कर लो, 23 10 33 और 3 36 और 3 39, 40 हज़ार करीब की उसको सेल भी आ गई, है ना। सही। 45 नहीं, आप गलत टोटल कर रहे हो, 25 और 15 40 तो यहीं हो गए, 43, 43 और 3 46 50 और के आसपास। सत्ता 65 करीब हो गए, 65, ओके। 65 हो रहा है, और सेल उसको आ गई 45 की। अब मुझे उसके पास उससे कहने को क्या है कि देखो भाई, हमने ना 7 ऐड चलाए थे, 6 ऐड चलाए थे, 6 में से 4 तो ठीक गए हैं, ये वाले ऊपर के 4, इनमें मैं और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इनको रिपोर्टिंग देख के तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन 2 खराब गए, 2 में इतने पैसे हमारे चले गए, क्लाइंट कहेगा कोई बात नहीं, जो समझदार होगा। जो नहीं होगा उसका तो भगवान मालिक है फिर। जो समझदार नहीं होगा ना, तो मैं फिर उसके लिए ये बोलूँगा कि वो ग्रो नहीं कर पाएगा फिर ऑनलाइन, क्योंकि ये जो फेस है ना, इससे हर बिजनेस को होके गुजरना ही पड़ेगा, इसके अलावा नहीं है। ना मैं हूँ, ना कोई और मार्केटर या मेरे से कोई बड़ा मार्केटर, किसी के पास भी कोई ऐसा कोई सीक्रेट कोड नहीं है कि वो डाला और वो ऐड उसके काबू में आ गए। ऑफ कोर्स दे नीड टू टेस्ट एंड ट्राई सो मैनी थिंग्स इन द इनिशियल डेज, उसके बाद ही वो आगे किसी कॉन्क्लूशन पे पहुंचते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें करना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना, अब देखो भाई, सही है आप सर। ये भी तो देखो ना, मैंने उसके 60 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, उसके नए कस्टमर कितने बना दिए, सारे नए कस्टमर थे। अब आप ये भी जोड़ लो एक बार, 73 और 34 कितने हो गए, 107, 107 और 12 कितने हो गए, 115 और 8 123 और 6 129 और 5 134। मैंने उसके 60 हज़ार रुपये चलो खर्च करा दिए, लेकिन मैंने उसको 134 कस्टमर भी तो बना दिए नए। अब इन 134 कस्टमरों से वो क्या करेगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग करेगा, ईमेल मार्केटिंग करेगा, फ़ोन कॉल करेगा, उनको अपने बाकी के प्रोडक्ट बेचेगा। बेसिकली ये स्किन केयर ब्रांड है। अब इसका शैम्पू भी है, इसका ऑयल भी है, इसका बॉडी लोशन भी है, इसका बॉडी वॉश भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तब वो व्हाट्सएप के थ्रू उनको वो बेचेगा, और ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मंथली बेसिस पे इनके रिपीट ऑर्डर लगते हैं। तो अब मानो कि 134 कस्टमर हैं, मैं कहता हूँ इनमें से 50 कस्टमर भी इसके बंद गए मान लो, और वो महीने की 500 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो सर। सही है सर। तो कितना उसका रेवेन्यू बन रहा है,
10,000 रुपये करीब की तो उसकी सेल आ रही है ना हर महीने इन लोगों से, बिना एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च करे व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिल रहे हैं अब तो ये चीज़ ऐसे आगे कवर हो जाएगी। ई कॉमर्स बिजनेस, आप एक चीज़ समझो, ई कॉमर्स बिजनेस में ROS से कभी भी क्लाइंट बड़ा नहीं होता है, क्लाइंट बड़ा होता है इनसे। कस्टमर बनाने के बाद इसमें उसे जितना पैसा फूंकना है वो फूंक लेगा। एक बार जब उसके कस्टमर बन जाएंगे, साल 2 साल मेहनत करके फिर इनसे रिपीट निकालेगा, प्रॉफिटेबल तो वो तब होगा, यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कंपटीशन इतना है कि आप सोचो कि 5, 6, 10 का ROS ले आओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर चांस होता है। जीत यहाँ होती है कि मेरे अब 5,000 कस्टमर हैं, अब मैं उनसे महीने का रेवेन्यू निकालूंगा, बस ऐसे। समझे सर? करो अभी, जब थोड़ा सा ये वाला करोगे ना ई कॉमर्स का, भी आपके पास कुछ है नहीं कोई क्लाइंट, तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें नहीं लग रही हैं कि ऐसा कैसे होता है। आपको ढंग का क्लाइंट मिलेगा तो आपको ऑफकोर्स वो अलाउ करेगा, ढंग का नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा।